हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगेगी अभी के होने वाले केसेस में। ये केस है 2010 का, 2010 का मतलब आज से 13 साल पहले का केस है। बट अभी के टाइम पे 13 साल बाद इस तरीके के क्राइम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं बात कर रही हूँ अनुपमा गुलाटी मर्डर केस की, जिसे आप देहरादून मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं। 2010 में अनुपमा गुलाटी रहती थी देहरादून में, लेकिन उसका घर था दिल्ली में। दिल्ली की वो रहने वाली थी, बहुत ही स्वीट ब्यूटीफुल सी विमेन थी। अनुपमा गुलाटी 1992 में एक लड़के से मिलती है एंड इमीडिएटली उसे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तो खास बात है, मेरी इससे बहुत अच्छी बनने वाली है। एंड उसकी दोस्ती हो जाती है राजेश गुलाटी से। राजेश और अनुपमा बहुत सालों तक दोस्त रहते हैं। एंड इसके बाद 1999 में इसके बाद इनकी दोस्ती प्यार में भी ऑफ कोर्स बदलती है। 1992 में ये एक दूसरे से मिले थे। इन 2000 तक मतलब 1999 में ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। 9 साल के रिलेशनशिप के बाद ये एक दूसरे से लव मैरिज करते हैं। 1999 में भी लव मैरिज करना एक बहुत ही बड़ा टास्क हुआ करता था, बट अनुपमा और राजेश ने ये चीज़ पॉसिबल करके दिखाई। 1999 में इन्होंने शादी करी, इसके बाद फिर ये यूएस शिफ्ट हो गए। दरअसल राजेश गुलाटी दरअसल राजेश गुलाटी आईआईटीएन था, आईआईटी ग्रेजुएट था एंड उसकी जॉब लग गई थी अब यूएस में। तो वो अनुपमा गुलाटी को यूएस लेके चला जाता है। कुछ सालों तक वहाँ वो यूएस में रहते हैं एंड उनके बहुत ही प्यारे से ट्विंस बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से वो वापस आ जाते हैं। 2006 में वो वापस आ जाते हैं। जब 2006 में ये इंडिया वापस आए तो इनकी लाइफ में दो प्यारे प्यारे जुड़वा बच्चे आए, सिद्धार्थ एंड सोनाक्षी। ये कपल बहुत ही ज़्यादा खुश था। राजेश ने अनुपमा को दिल्ली में उसके पेरेंट्स के पास छोड़ा क्योंकि वो कलकत्ता मूव कर रहा था, वहाँ पे उसकी जॉब थी। वो 2 साल के लिए कलकत्ता चले जाता है एंड अनुपमा अपने बच्चों के साथ दिल्ली में ही रहती है। 2006 में जाने के बाद राजेश 2008 को वापस आ जाता है दिल्ली एंड इसके बाद ये देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, राजेश और अनुपमा देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अचानक से धीरे धीरे अनुपमा और राजेश के बीच झगड़ा बढ़ने लगता है। आए दिन ये लोग बहुत ही ज्यादा झगड़ रहे होते हैं। अनुपमा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी थी अब राजेश पे एंड राजेश इससे तंग आ चुका था। उसने कई बार अनुपमा को समझाने की कोशिश करी और उससे रिक्वेस्ट भी करी कि हमें हमारे बच्चों के लिए एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना है। अब इनके बच्चे 4 साल के हो चुके थे। 2010 तक इनकी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये दोनों ही एक दूसरे से परेशान हो चुके थे। आए दिन अनुपमा गुलाटी लड़ाई करती रहती थी और राजेश गुलाटी उससे परेशान हो चुका था। कई बार तो इनके बीच हाथापाई भी हो गई और इससे परेशान होकर अनुपमा ने राजेश के खिलाफ घरेलू हिंसा का भी केस कर दिया। लेकिन इसके बाद राजेश ने अनुपमा को मारना बंद कर दिया, पर फ्रीक्वेंटली की लड़ाइयाँ होती रहती थी। 2010 में एक ऐसा दिन आया जिस दिन इनकी लास्ट फाइनल लड़ाई हुई, क्योंकि इसके बाद इनमें से एक इंसान ऐसा था जो अब लड़ाई करने के लिए जिंदा नहीं बचने वाला था। 17 अक्टूबर 2010 को एक लास्ट फाइनल लड़ाई हुई, जिसके बाद अनुपमा गुलाटी ने अपनी जान गंवा दी। अनुपमा और राजेश एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। अनुपमा राजेश की बात नहीं सुन रही होती है, उसे बुरा भला बोल रही होती है। इतने में ही राजेश ने अनुपमा को धक्का दिया और वो गिर गई। उसका सर बेड के कोने से जाके लगा और वो अनकॉन्शियस ही हो गई। ये देखते ही राजेश गुलाटी के दिमाग में सबसे पहले घरेलू हिंसा वाली बात याद आई और उसे लगा कि अब तो अनुपमा इसकी बैंड बजा देगी, घरेलू हिंसा का केस ऑलरेडी चल रहा है। इससे परेशान होकर राजेश उसके साइड जाता है, एक तकिया और कुशन उसके मुंह पे डालता है और उसे सफोकेट करके उसकी जान ले लेता है। अब क्राइम तो उसने कर दिया था, लेकिन राजेश अब ये सोच रहा था कि इस क्राइम से कैसे बचा जाए। इस समय बच्चे स्कूल गए हुए थे, बच्चे घर में नहीं थे एंड राजेश को एक आइडिया आया, इसलिए वो घर के बाहर गया, इलेक्ट्रिक कटर लेके आया, आरी लेके आया और 20,000 रुपए में एक डीप फ्रीजर लेके आया। हाँ, वही फ्रीजर जब हम आइसक्रीम खरीदने जाते हैं तो जो हमें देखने को मिलता है। वो एक बड़ा सा फ्रीजर खरीद के लाया, कुछ और पॉलिथीन बैग्स खरीद के लाया और बाथरूम में ड्रैग करके वो अनुपमा की बॉडी लेके जाता है एंड पीसेस करना शुरू करता है। थोड़े ही देर में अनुपमा अब 72 पीसेस में इन पॉलिथीन बैग्स में बंधी रही होती है। ये पॉलिथीन बैग्स राजेश गुलाटी फ्रीजर में रख देता है और उसे लॉक करके घर के कोने पे सजा देता है। इसके बाद वो बच्चों को स्कूल भी नहीं ले जाता है। जब बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं, पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है।
इसमें राजेश कहता है कि अरे वो तुम्हारी नानी के घर गई है, कुछ ही दिन में वापस आ जाएगी। ऐसे ही डेली के डेली दिन जा रहे थे। बच्चे पूछते थे कि मम्मी कब आएगी। राजेश कहता था कि वो थोड़े दिन और रुकेगी, तुम आराम से मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, थोड़े दिन बाद मम्मी वापस आ जाएगी। इसके अलावा जो अनुपमा के घर वाले थे, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, वो भी अनुपमा से बात नहीं कर पा रहे थे। जब कभी भी वो अनुपमा से बात करना चाहते, राजेश गुलाटी कोई ना कोई बहाना बना देता कि अनुपमा भी बाहर गई है, दोस्तों के साथ बाहर है, खाना बना रही है, हाथ गीले हैं, बात नहीं कर सकती। इससे घर वालों को बड़े अजीब से थॉट्स आने लगे थे कि ये क्यों बात नहीं करा रहा है, क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, अगर हुआ भी है तो हमारी बेटी तो हमसे बात करेगी। बट कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है 17 अक्टूबर से। इसके बाद 2 महीने गुजर जाते हैं, अक्टूबर से दिसंबर आ जाता है। राजेश गुलाटी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। वो ऑफिस जा रहा होता है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाता है, पिक करने जाता है, बच्चों के लिए खाना बनाता है, खाना खाता है, उसकी लाइफ मस्त चल रही होती है। इसके बाद अचानक से 11 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई उससे मिलने आ जाता है। ये देख के राजेश घबरा जाता है एंड वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। वो बोल देता है कि तुम मेरे घर पे मत आओ। एंड फिर जब वो पूछता है कि मेरी बहन है कहाँ, तो वो कहता है हमारे बीच लड़ाई हो गई और वो घर छोड़ के चली गई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन मत करो। ये देखते के साथ ही अनुपमा के भाई को तुरंत बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो ये कहता है कि आप मुझे बताइए मेरी बहन को आपने कहाँ रखा है। राजेश गुलाटी फिर से कहता है कि मेरे उससे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तुम जाओ और अपने घर जाके अपनी बहन को खोजो। इसके बाद अनुपमा का भाई पुलिस के पास जाता है, वो सारी स्टोरी बताता है एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है अनुपमा के घर। जैसे ही वो अनुपमा के घर आती है सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, बट एक ऐसी चीज़ होती है जो पुलिस वालों के नज़रों में आ जाती है, वो होता है डीप फ्रीजर। यूजुअली हमारे घर पे डीप फ्रीजर्स नहीं होते हैं। जब ये डीप फ्रीजर्स पुलिस देखती है तो उसे खोलने की कोशिश करती है, बट उसके ऊपर ताला लगा होता है। ये और भी ज़्यादा वियर्ड और अलार्मिंग था कि कोई भी डीप फ्रीजर में ताला क्यों लगाएगा। इसके बाद राजेश गुलाटी से वो चाबी मांगती है। राजेश गुलाटी गोलमोल जवाब देने लगता है कि इसकी चाबी खो गई है, इसके अंदर तो कुछ सामान नहीं है, आप क्यों इसे देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। वो ताला तोड़ के फ्रिज खोलती है। जैसे ही वो फ्रिज खोलती है, फ्रिज में कुछ नहीं होता है, सिर्फ कुछ पॉलिथीन के पैकेट्स पड़े होते हैं। पुलिस को लगता है कि अरे इसमें तो सच में कुछ नहीं है। फिर एक पुलिस वाला कहता है कि इन पॉलिथीन बैग्स में क्या है ये देख लेते हैं। जैसे ही वो ये पॉलिथीन बैग्स खोलते हैं, उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है, क्योंकि उन पॉलिथीन बैग्स में इंसानी मांस के टुकड़े, इन हड्डियां पड़ी हुई होती। ये देखते के साथ ही राजेश गुलाटी को भी अब समझ में आ जाता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कन्फेशन देनी है। इसके बाद राजेश गुलाटी आराम से अपना कन्फेशन देता है, बोलता है कि उसने ही अनुपमा को मारा है। उसकी और अनुपमा के बीच 2 महीने पहले लड़ाई हुई थी, जिससे गुस्से में आके उसने अनुपमा की जान ले ली। एंड इस क्राइम से बचने के लिए उसे छोटे छोटे पीसेस में वो इस तरीके से स्टोर करके रख रहा था और इन 2 महीनों में एक एक पॉलिथीन करके वो इस पूरे के पूरे देहरादून के आउटस्कर्ट्स में इन अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। पुलिस की बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ 32 पीसेस ही रिकवर कर पाई, 32 ह्यूमन रिमेन्स ही रिकवर कर पाई। राजेश गुलाटी ने अपने कन्फेशन में ये भी मेंशन करा कि अनुपमा और उसके बीच लड़ाइयाँ तब से शुरू हुई थी जब वो कैलकाटा से वापस आया। दरअसल 2006 में राजेश गुलाटी कैलकाटा जॉब करने गया था एंड वहाँ पे वो एक विमेन से मिलता है जो कि डाइवोर्स थे। वो उस विमेन के साथ 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है एंड 1 साल के बाद ये लिव इन रिलेशनशिप हट जाती है, एक दूसरे से उनकी बातें बंद हो जाती हैं। 2 साल तक वो कैलकाटा में रहता है, जिसमें से 1 साल वो उस विमेन के साथ रहता है। जब वो वापस आता है 2008 में अपने घर वापस, अनुपमा के पास वापस, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे ये सारी चीज़ें अनुपमा को बता देनी चाहिए, क्योंकि वो चाहता है, अपने बच्चों को देख के उसे ये याद आता है कि अनुपमा से उसे कितना प्यार था और अब वो अपनी लाइफ नॉर्मल जीना चाहता है। ये सारी चीज़ें वो बताता है, अनुपमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो अपने बच्चों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए उसे उस समय माफ़ कर देती है एंड वो 2008 में ही देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं। बट धीरे धीरे ये चीज़ें अनुपमा पे हावी होने लगती हैं एंड बात बात पे वो राजेश को टॉन्ट मारा करती थी उस विमेन के बारे में जिससे वो कैलकाटा में मिला था, जिससे राजेश परेशान हो गया होता है। एंड बहुत बार, इनफैक्ट हर बार, इन दोनों की लड़ाइयों का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। एंड इन झगड़ों से परेशान होके फाइनली एक दिन राजेश गुलाटी अनुपमा गुलाटी का मर्डर कर देता है। इन्वेस्टिगेशन होती है एंड इन्वेस्टिगेशन में
राजेश गुलाटी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती। राजेश गुलाटी आज के दिन भी जेल में बंद है और अपनी सज़ा काट रहा है। ये थी स्टोरी राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी की, जिसमें एक बहुत ही प्यारा परिवार इस तरीके से बर्बाद हो गया और उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए। आपको क्या कहना है इस केस के बारे में? अपनी सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर केस स्टडी जाननी है, सुननी है स्टोरी, तो आप हमें वो भी कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। हम इसी तरीके की और वीडियोस इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।